This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एओपी के क्वेश्चंस। ठीक है कि पार्टनरशिप की टैक्सेशन कैसे होगी, जिसको एओपी भी कहते हैं और हम जो है उसको पार्टनरशिप भी फर्म कहते हैं उर्फ आम के अंदर। लॉ के अंदर ये बात नहीं है कि आपने कोई एग्रीमेंट किया हो तभी आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी, बल्कि लॉ में ये बात है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया उसको पार्टनरशिप फर्म समझा जाएगा अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं। इसमें जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो इंडिविजुअल मिलके भी कारोबार कर सकते हैं या एक से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और इनके साथ कंपनी भी हो सकती है, इनके साथ जो है वो कोई एओपी भी हो सकती है। दो एओपी भी आपस में मिलके एक नई वेंचर बना सकती हैं, उसको भी पार्टनरशिप फर्म ही कहते हैं। राइट, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, ये भी दो कंपनीज आपस में मिलके एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकती हैं, उसको भी हम एओपी ही कहेंगे। यानी कंपनी ये अलग दो होंगी, ये अपनी अलग टैक्स देगी, अलग देगी। जो नया इन्होंने वेंचर स्टार्ट किया उसके ऊपर इनका टैक्सेशन जो है वो सेपरेट भी होगी। इनको पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं, तो इनकी टैक्सेशन सेपरेट होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, कोई लाजमी नहीं कि यही हो। पार्टनरशिप फर्म के जो हमारा ये आज का हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं, इसकी मैं आपको पहले रिक्वायरमेंट जरा बता दूं, फिर आपको पता चलेगा। कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जी फॉर द टैक्स ईयर 2009। देखिए जी, इससे लग ये रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये इंडिविजुअल का है, यानी रिक्वायरमेंट देख के हमें यही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल का है। चलें अब जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है कि मिस्टर एम, मिस्टर ए एंड मिस्टर जी, मिस्टर एम, मिस्टर ए एंड मिस्टर जी आर द पार्टनर्स ऑफ अ रेजिडेंट फर्म। देखिएगा, अब सवाल यहाँ पर जैसे ही उसने कहा कि ये पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं और नीचे उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह सभी उसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा, अब देखिएगा कि हमें फौरन देखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये किसका है, ये क्या ये फर्म का है या ये मिस्टर जी का है, क्योंकि हमने फोकस किस पे करना है, मिस्टर जी के ऊपर फोकस करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है, अंडरस्टैंड। बाकी सारा क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिजनेस का जो है ना वो क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर देखिएगा एक और रिक्वायरमेंट भी है इस क्वेश्चन की। कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल बाय मेज यूजिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये ले जी, ये क्वेश्चन ऐसा है जो डबल है, हमने आखिर में देखा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पहले उसने एओपी की टैक्सेशन मांगी है, मेज की, और उसके बाद उसने मिस्टर मेज का भी किया हुआ है। राइट, तो ये क्वेश्चन अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर यहीं पर लिख देता है, जैसे वो 10 का अलग, तो क्या करेगा एग्जामिनर यहाँ 17 मार्क्स लिखेगा और यहाँ लिखेगा कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेज एंड मिस्टर जी, ये कह देगा तो यह बन गया। लेकिन इसने किया क्या, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में कि उसने पहले कहा कि फर्म की टैक्सेशन करें, यानी उसने आसानी पैदा कर दी कि पहले फर्म की करें उसके बाद मेंबर की करें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जरा इसके स्टेप्स को रिवाइज करते हैं कि फर्म के स्टेप्स क्या होते हैं। फर्म की टैक्सेशन यानी मेंबर तक पहुंचते पहुंचते हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, हमें सबसे पहले क्या करना है, एओपी की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या जैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट, इसको हम ये लिख दें पॉइंट नंबर 1, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी। नंबर 2,
कि हम क्या करेंगे, एओपी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, राइट। नंबर 3, हम जो है वो डिविजिबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, यानी आप एओपी की जो टैक्सेबल इनकम है उसमें एओपी की जो टैक्स लायबिलिटी है वो माइनस करेंगे तो डिविजिबल इनकम आ जाएगी। 4 के ऊपर आप करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी ऑफ ईच मेंबर, ये आप कैलकुलेट करेंगे। 5th के ऊपर फिर आप करेंगे टैक्सेशन ऑफ मेंबर, टैक्सेशन ऑफ मेंबर या इंडिविजुअल जो भी उसका पार्टनर है उसकी, ये करेंगे। ये हमारे स्टेप्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंगली हम अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सॉरी जरा आज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, चलते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर एम, मिस्टर ए एंड मिस्टर जी हमारे लिए ये रेलेवेंट हैं, सिर्फ कब आएंगे रेलेवेंट ये ए और एम के, जब हम शेयर कैलकुलेट करेंगे उस वक्त। अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मेस एंटरप्राइजेस which is engaged in the manufacture and local supply of auto spare parts, all partners have equal share of profit and loss in the firm। इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3, तीनों का उसने बता दिया। 3 है ना, तो 3 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वली। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो यहाँ हमारा क्या स्टाइल होगा कि यहाँ से हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस को हम किस में करेंगे, टैक्सेबल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, उसमें हमारे पास जी सेल कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, देखिएगा कैश बेसिस पे बने हुए हैं। उसने हमें रिक्वायरमेंट में कहा है कि आपने तमाम अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बनाने हैं। फर्क क्या पड़ता है कैश और एक्रूवल बेसिस के ऊपर, कि नॉर्मली आप जो कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको चाहे तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे ले जाएं या चाहे तो एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग पे ले आए। लेकिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस देन यू हैव टू अडॉप्टेड एक्रूवल एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग को फॉलो करना पड़ता है। कहता है जी इन हैज बीन वैल्यूड ऑन द प्राइम कॉस्ट मेथड, ठीक है, उसने जो बनाया है और उसने वैल्यू की इसके प्राइम कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट पे उसने किया हुआ है, इसका ये भी नाम है प्राइम कॉस्ट का। 1 मिनट प्लीज, मैं अभी आया। जी ठीक है जी, तो वो कहता है जी हमारे पास however the partners wants to change the method of accounting from cash to accrual basis. In this respect following information has been gathered, ये information है।
अच्छा, प्राइम कॉस्ट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, यानी इस असल में इस पे बने हुए हैं। और स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग एब्जॉर्प्शनल मेथड, ये देखिएगा मैंने आपको बताया था कि ये जो एब्जॉर्प्शनल होता है हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, जो इसके अंदर ओवरहेड की जो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल होती है। जबकि जो आपका एब्जॉर्प्शनल मेथड होता है उसके अंदर आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों होती हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। और ये वैल्यूज किस में है? 1000 में। ये भी आपने एग्जाम में केयर करनी है कि ये वैल्यूज थाउजेंड्स में है। ओके, अच्छा अब देखिएगा, अब होना क्या है, लॉ क्या हमें कहता है, जरा बात आपने गौर से सुननी है। लॉ ये कहता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर वो कहता है कि ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। अंडरस्टैंड? तो लास्ट ईयर तो हम थे ही कैश बेसिस पे, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक उसने रखा हुआ है, ये वाला, ये हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। इट मींस के हम पिछले साल तो थे ही कैश बेसिस पे, और हमारा ये कॉस्ट जो है भी प्राइम के ऊपर, तो इट मींस कि ये ठीक है, यानी इसको हमने चेंज नहीं करना। असल में अब हम आ चुके हुए हैं किसके ऊपर? एक्रूवल के ऊपर। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है इट मस्ट बी ऑन द एब्जॉर्प्शनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ये डेटा हमारे लिए इररेलेवेंट है। अंडरस्टैंड? कौन सा डेटा रेलेवेंट है? ये वाला डेटा, हमने इस डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बात ठीक हो रिपीट गया? कर आपने दें। क्या करना है, देखें मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ, देखिएगा दोबारा आपने वो देखना है कि हमारा जो लेट्स सपोज के 2021 में और 2022 के अंदर मैं आपको दोनों में समझाता हूँ। देखें, इस साल की हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था इसमें हमने कैश बेसिस को फॉलो किया हुआ था, इसमें हम आ गए हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए एब्जॉर्प्शनल के ऊपर। इसमें आपके पास ऑप्शन थी प्राइम कॉस्ट पे चले जाएं या एब्जॉर्प्शनल पे चले जाएं। इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक है 100 और इसमें परचेजेस है हमारी 1000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है इसमें है 200। तो हमारी इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 900। ठीक हो गया? अब यहां पर आए, यहां पर हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ये वाला 200, जो कि प्राइम कॉस्ट के ऊपर था ना। ये दोनों किस पे थे? प्राइम कॉस्ट पे थे। परचेजेस हुई हमारी यहाँ पर लेट्स सपोज 2000 की, और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है लेट्स सपोज 400, हम ये इसमें अज्यूम करते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? 2200। अच्छा, हम कहते हैं कि ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये प्राइम कॉस्ट पे है, तो ये ठीक है, इसको हमने अभी नहीं छेड़ना। अगर ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज ना करता तो ये वाला स्टॉक भी प्राइम कॉस्ट पे ही था, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है उस पे था, तो ये भी ठीक था। लेकिन उसने क्या किया कि इस साल अपने मेथड को कैश से एक्रूवल पे ले गया, और एक्रूवल बेसिस पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको किस पे होना चाहिए? फिर इस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एब्जॉर्प्शनल मेथड पे जाना पड़ेगा। अच्छा, हम चले गए तो हम कहते हैं इसको क्यों नहीं चेंज करना, ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं चेंज करना? भाई ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का नहीं होता, ये पिछले साल का होता है, तो इसलिए लिहाजा हम इसको नहीं चेंज करेंगे, हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे जो क्लोजिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि ओपनिंग हमारे बस में नहीं है। अंडरस्टैंड? ये वाला चीज है। अच्छा, अगर ये सवाल में ऐसे कहता, देखिएगा अगर सवाल में वो इस तरह से कहता, यहां तक तो ये समझ आ गई आपको बेटा?
ये बात समझ आ गई आपको? ओके। अच्छा, अगर वो कहता कि ये हमेशा से ये एक्रूवल बेसिस पे ही है, पहले भी एक्रूवल बेसिस पे था, आज भी एक्रूवल बेसिस पे है, अगर सवाल में ये होता, मेथड ऑफ चेंज ना होता चेंज उस वक्त, और हमें कहता कि ये प्राइम कॉस्ट पे है दोनों ही, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक, तो हम कहते हैं कि भाई पिछले साल भी इस स्टॉक को किस पे होना चाहिए था, एब्जॉर्प्शनल पे। इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया यही गलत है, तो फिर हम इसको भी ठीक करते, इसको भी ठीक करते के अंदर, फिर ये होना था। अंडरस्टैंड? क्योंकि जो फिगर हम ओपनिंग उठा रहे हैं, ये पिछले साल की फिगर पहले भी पिछले साल भी गलत थी, तो फिर हम इसका ये ट्रीटमेंट करते, राइट? अभी ठीक नहीं हुई मेरी आवाज? जी आप सही कह रहे हैं, वहां 1800 आएगा, बहरहाल जो भी है उसमें क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई हो। जी बेटा, आवाज अब ठीक है मेरी? ओके, थैंक यू। चले जी, वो बाज का जरा हो जाता है उसके अंदर, ये कह रहे हैं कि जी वो उस कैलकुलेशन में गलती थी, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इसकी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी है। ओके, कहते जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या चीज है, इसको एक्सपेंस कहते हैं। सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये देखें कितनी दफा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, उसमें मशीनरी शामिल थी, और सेक्शन 20 क्या कहता है कि आपका ये एक्सपेंस नहीं है, आपको इस पर डिप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हमने मशीनरी को क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है। जो चीज कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होगी, एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट में शामिल होगी, वो हमारा एक्सपेंस होगा। ऑन 31st ऑफ मार्च X8, हम किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका हमें पता होना चाहिए। किस साल की कैलकुलेशन हो रही है, ऊपर उसने कहीं बताया होगा, फॉर द टैक्स ईयर 2000 X9, ठीक है? तो X9 से क्या मुराद है, 1 जुलाई X8 से लेके 30 जून X9 तक, अगर एग्जाम में नहीं बताया गया तो नॉर्मल टैक्स ईयर लेंगे, ठीक है जी। 31 को, तो इस यहाँ पर हमने मशीनरी परचेज की थी अमाउंटिंग टू ₹211। The cost includes payment of custom duty of ₹90,000 and income tax of this। देखिएगा, इनकम टैक्स कभी भी किसी चीज में ऐड नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनकम टैक्स जो है, ये आपकी कभी भी किसी भी इनकम में, वो एनटीआर की इनकम हो, सेपरेट ब्लॉक की हो, एमटीआर की हो, वो एसेट हो, कहीं पर भी ये इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। कस्टम ड्यूटी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो ये है कि हम ये अमाउंट है 21,10,000, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, माइनस हुई है ना, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसे। नंबर 2, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनिशियल अलाउंस चार्ज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज हो रही है और ये मशीनरी है, प्लस उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और वो 50% हम लेंगे, दो काम होंगे। और इसमें से 21 लाख में से ये वाली अमाउंट हमने लाजमी माइनस भी करनी है, क्योंकि टैक्स इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज। लेकिन आपको पता है कि हमने जो डिप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है वो एंड पे करनी होती है। इसका मतलब ये है कि हम रिवर्सल पहले डालेंगे और इसकी डिप्रिसिएशन बाद में जाके माइनस करेंगे। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड,
Payment of 380 to a local hotel for holding annual Eid Milan party for the employees, key customers and their families. सेक्शन 21 आ गया एंटरटेनमेंट का। क्या एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है? यस अलाउ है, राइट। किन के लिए? कस्टमर्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, फॉरेन टूर्स के लिए, सारे अलाउ हैं। तो लिहाजा ये एक्सपेंस हमें अलाउ है। हम एग्जाम में शो करेंगे और आगे डैश लगा देंगे क्योंकि ये सही ऐड हुआ है, उसको होना चाहिए। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ ₹150 टू ईच पार्टनर। अब देखिएगा ये वाली अमाउंट आई है। ये जो पेमेंट है सेक्शन 21 ये कहता है आप ये वाली पेमेंट जो है वो इसको ऐड नहीं कर, इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 21 ने एओपी के लिए डिसअलाउ किया हुआ है कि अगर कोई एओपी अपने मेंबर को, पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे करे, प्रॉफिट ऑन डेट पे करे, इस तरह की चीजें देगी तो उसके लिए डिसअलाउ होंगी। लिहाजा ये वाला एक्सपेंस एओपी की इनकम में ऐड होगा, किसी के लिए भी अलाउ नहीं होगा। वो पूछ रहे हैं कि अगर इसकी फैमिली के लिए दें, भाई वो जा तो पार्टनर को ही रहा है ना, उसकी अम्मी को दे दें, अब्बू को दे दें, उसको दे दें, वो सारे के सारे डिसअलाउ होंगे। और दूसरा यही पॉइंट जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे ना इनकी शेयर फ्रॉम एओपी, तो उसमें भी आना है, यानी इसका डबल ट्रीटमेंट होगा क्वेश्चन में। एक दफा यहाँ आएगा और दूसरी दफा जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पर भी इसको कंसिडर करना आप। पेमेंट ऑफ 180 फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ले जी दोबारा आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड ऑन 1 Jan X9, 1 जनवरी को लिया। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर 15 ईयर। ओके 15 ईयर है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा कि हम एग्जाम में 180,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू जो नंबर ऑफ डेज है मल्टीप्लाइड बाय सॉरी इसकी जो लाइफ है वो है 15 इंटू नंबर ऑफ डेज जो भी इसके बनेंगे, यानी जनवरी से लेके जून तक जो दिन बनेंगे वो यहाँ ऐड करेंगे। लेकिन करेंगे क्या, इसकी असल पहले डालेंगे और इसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो एंड पे करेंगे। ये बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ 380, net of tax at the rate of 10% deducted by the bank earned by the firm on its saving account, right। देखिएगा जो फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर उसने इनकम को भी ऐड किया हुआ है। अब जरा सुनिएगा गौर से क्या हो रहा है। देखिए हमारी ये जो इनकम है ये वाली, दिस वन, ये जो इनकम है हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? बिजनेस में। उसने क्या किया, ये जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं इसके अंदर से इस एक इनकम को जिसको हम प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं उसको एडजस्ट किया हुआ है यहां से। अब सवाल ये है कि वो हमारी बिजनेस का हिस्सा है ही नहीं, वो तो जा रही है सेक्शन 39 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। फाइनेंशियल चार्जेस से माइनस हुई है। अच्छा तो इससे क्या मुराद है कि ये जो हमारी इनकम है उसके अंदर ऐड हुई है, यानी इनकम ऐड ही होती है ना। दूसरे अल्फाज में ये ना सोचे कि कहाँ पड़ी हुई है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इनकम इसमें ऐड हुई है। तो वो यहां से क्या करनी हमने, माइनस करनी है। कितनी माइनस करनी है देखिएगा, ये 360, ये 360 माइनस करनी है पहली बात। लेकिन ये टैक्सेबल कितनी है? रिवर्सल हमेशा वही डालते हैं जो एग्जामिनर ने कहा होता है, वो ठीक हो या गलत हो, रिवर्सल उसी की डालनी है। लेकिन जब हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर जाएंगे तो ये अमाउंट कितनी है, 90%। वहां ठीक करेंगे, वहां हम ये करेंगे 360,000 डिवाइडेड बाय या 100 इंटू 90, यानी ग्रॉस अप करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये किसमें है, हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्स होगी। ये दूसरी चीज होगी हमारी इसकी, ठीक है जी। ओके चलें जी आगे चलते हैं। ले जी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो उसने कहा टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, हमने इसका कैलकुलेट करना है बीएस लिमिटेड का,
ठीक है जी, इसको हम फिर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसने कहा beside the share of income from Mays, Mr. Z has received the following। तो ये वाली कैलकुलेशन किसकी आ रही है? मिस्टर जी की। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चले जी। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम, मेज एओपी। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम एओपी का पहला क्वेश्चन करने आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप एओपी लिख सकते हैं, या जो स्टाइल मैंने आपको बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एग्जामिनर उसको भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, और यहाँ आप लिखेंगे टैक्स ईयर 2000X9, और फिर यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी। और देखिए अब सोचिएगा, एओपी की सैलरी तो हो नहीं सकती, सॉरी मैं इंडिविजुअल लिख गया हूँ, यहाँ तो एओपी आना चाहिए, एओपी है। तो एओपी की सैलरी तो होती नहीं है, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है नहीं, बिजनेस इनकम है। तो यहाँ हम हेडिंग देंगे एग्जाम में बिजनेस इनकम। ठीक है जी। बिजनेस इनकम में हमारे पास क्या चीज पड़ी हुई है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। और आपने एग्जाम में फिगर्स को राउंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम पूरी अमाउंट लिखेंगे 13,870। ठीक है जी। उसमें पहले क्या थी? एडजस्टमेंट डालेंगे। पहली हमारे पास एडजस्टमेंट थी स्टॉक की, ठीक है ना। हम करेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट। पहले क्या है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसको डैश कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहता है शो, अक्सर कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस। तो हमने ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं डाली, लिहाजा हमने उसको डैश कर दिया। अब देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक, पहले रिवर्सल डालें। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर प्राइम मेथड, अंडर प्राइम कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, प्राइम जो कि गलत था। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? आपकी इनकम की तरह होता है, इसमें ऐड होता है ना, तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या होती है? उसकी रिवर्सल लेस होती है। वो कितनी आ गई हमारे पास? 7.5 मिलियन। ठीक है, होना क्या चाहिए इसमें? हम जो असल होना चाहिए था कि इसको एब्जॉर्प्शनल मेथड में, एब्जॉर्प्शनल कॉस्ट को असल में ये था जिसको होना वो था 8.8 मिलियन। ये होना चाहिए। चलिए जी, पहली एडजस्टमेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, ओपनिंग स्टॉक को हमने नहीं किया। उसके बाद इसमें मशीनरी की कॉस्ट को ऐड किया गया था, इसमें से लेस हुई थी। तो क्या करेंगे? लेस कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड 2.1 मिलियन। ठीक हो गया, इसको ऐड कर दिया हमने। लेकिन अभी इसकी डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन वो बाद में करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी सैलरी टू पार्टनर, वो भी इसमें से हम वो ऐड करेंगे। सॉरी, इसको ऐड करना था, जो चीज लेस हुई है उसको क्या करना है? ऐड करेंगे सैलरी टू पार्टनर्स। वो थी 150,000। 3 पार्टनर थे और हर महीने उनको मिलती थी। ठीक है जी। तो ये आ गई हमारे पास 5.4 मिलियन। ठीक है जी।
उसके बाद हमारा था जी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको भी ऐड करेंगे आप। बेटा जो रिवर्सल बार बार सुन लें, जो बेटा जो रिवर्सल डालते हैं उसको ऐसे ही डालते हैं पहले जो होती है। यहां से टेक्स्ट उसका कोई ट्रीटमेंट, जब रिवर्सल डालते हैं जो अमाउंट एग्जामिनर ने कही हो वो मनोअन निकालते हैं पहले, जब टैक्स ट्रीटमेंट लेंगे उस वक्त ठीक करेंगे टैक्स। यही बात स्टूडेंट बार बार गलत करता है कि सर ये बेटा मैं अभी सिर्फ रिवर्सल डाल रहा हूँ, अभी सिर्फ इसकी ये पूछने हैं कि सर इसमें से टैक्स माइनस नहीं करेंगे, नहीं, जब हम इसकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त करेंगे। दोबारा सुन लें कि जो गलत चीज हो उसको एज इट इज आपने प्लस या माइनस एग्जाम में करना होता है, जब उसका टैक्स ट्रीटमेंट लेना होता है तो उस वक्त उसको ठीक करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो था जी 180,000। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज भी थी, वो था इंटरेस्ट, वो ऐड हुआ था ना, तो उसको करेंगे लेस इंटरेस्ट, वो था 360। अब यहां भी देखें हमारी एक्चुअल इनकम तो 360 नहीं है, टैक्सेबल जो है वो कितनी है, वो है 360 डिवाइडेड बाय इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90, या आप कर लें एग्जाम में 360 डिवाइडेड बाय 0.9, तो एक ही आंसर आएगा। तो हम कहते हैं जी 360 डिवाइडेड बाय 0.9। तो बेटा असल इनकम हमारी कितनी थी, 4 लाख रुपया, लेकिन ये 4 लाख रुपया हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालेंगे। यहाँ जो उसने चीज ऐड की है, गलत ऐड की हुई है, उसको भी लेस करना है। ये इनकम है, ये नहीं कि ये इनकम गलत है, इनकम तो है लेकिन गलत जगह पर पड़ी हुई है, इसका हेड ऑफ इनकम ये नहीं है। ठीक है जी, तो इसको हम यहां लिखेंगे एग्जाम में बिजनेस इनकम। आपने ये पेन दूसरा नहीं यूज करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। बिजनेस इनकम फॉर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, देखिए जी 13.4 13870 माइनस 7500 प्लस 8800 प्लस 2110 प्लस 5400 प्लस 180, ये लेस करनी है माइनस 360। तो ये आ गया हमारे पास। अभी जब क्वेश्चन बेटा कर लूंगा फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये आ गया 22,500,000। ये जो इंटरेस्ट है बेटा ये बिजनेस इनकम में घुसा हुआ है। इंटरेस्ट बिजनेस इनकम में सिर्फ उसी के लिए आता है जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं, ये उनके लिए होता है। हमारी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था। चैप्टर 9 के अंदर हमने ये बात की थी कि ये जो बिजनेस इनकम है ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो ये तो बिजनेस, देखें हम कैलकुलेशन बिजनेस की कर रहे हैं, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ गलत पड़ा हुआ है ना, इसलिए हम इसकी रिवर्सल डालेंगे। अब इसमें से हम करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा सुनिएगा, अगर एग्जाम में इसका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता ना तो वो यहाँ आना था। अगर एग्जाम में हमारे पास कोई बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता तो उसने इधर आना था, और अगर उसके साथ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी होती जो पिछले साल की है तो उसको हम इसमें ऐड कर देते डिप्रिसिएशन में बाद में जाके। ठीक है जी, अब हम करते हैं डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिएगा, अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है मशीनरी क्या। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 2.11 बिलियन। इसमें से लेस करेंगे आप इनकम टैक्स, क्योंकि गलत पड़ा हुआ है ना, 1,10,000 रुपया।
तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, देखिएगा 2110। बेटा अभी नहीं मैंने उसको किया ना, -110। तो मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 मिलियन। ठीक है, अब इसमें मैं इनिशियल अलाउंस चार्ज कर लेता हूं। वो आएगा जनाब 2 मिलियन का 25%, ठीक है जी, इंटू 0.25, तो ये आ गया 5 लाख रुपया, माइनस कर दिया। दूसरा, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। देखिए यहां जाके मैंने इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, क्योंकि जो इनकम टैक्स है, सॉरी, वो इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। अब डिप्रिसिएशन कितनी आएगी आपकी, 2 मिलियन -500,000, इनिशियल लॉस माइनस कर दिया कॉस्ट में से, इंटू 15% इंटू 50%, क्योंकि अब डिप्रिसिएशन जिस साल आप एसेट को यूज करते हैं वो आधी मिलती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई 1.5 मिलियन इंटू 0.15 इंटू 0.5, तो हमारे पास आ गई 1,12,500 रुपये। 1,00,000, ये आ गई 112,500। तो मशीनरी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम अमोर्टाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अमोर्टाइजेशन, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, आप सॉफ्टवेयर को जिस साल परचेज करें उस साल उसको डिप्रिसिएट करते हैं, जब बेचें उस साल उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती। तो इसकी वैल्यू थी 180,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 15। ये एग्जाम में गिवन थी, ना गिवन हो तो यहाँ क्या करते हैं 25 ले लेते हैं। कितने दिन यूज हुआ देखिएगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, कितने दिन बनते हैं 181, उन्होंने बता दिया मुझे सर ये 181 डेज बनते हैं। तो आप करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 5950। ये आंसर हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी, तो हमारे पास इसकी बिजनेस इनकम कितनी आ गई, देखते हैं जी। बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 22,500 -500 -112.5 -5.950, ये आ गई जी 21,881,550। इसको हम कहेंगे बिजनेस इनकम, टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ गई। ठीक है जी, चलो अब देखिएगा क्या कैपिटल गेन है, नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये असल में हमारे अकाउंट्स में थी 360 और इसमें से ये 90% थी। अब क्या करेंगे, इसको हम 100% पे लेकर जाएंगे, वो आ जाएगी 400,000। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, इसमें ऐड कर दें 400,000, तो ये आ गई जनाब 21,881,550 प्लस, तो ये आ जाएगी हमारी 22,281,550। ठीक है जी, अब देखिएगा सोचना है क्या ज़कात है क्वेश्चन में, नहीं है, क्या इंटरेस्ट हमने दिया, फर्म ने नहीं दिया हुआ, लेकिन वो वैसे भी इंडिविजुअल के लिए होता है। क्या कुछ सेपरेट ब्लॉक की आइटम है, बिल्कुल है। तो अब यहां से करेंगे लेस सेपरेट ब्लॉक, वो कितनी है 400,000। तो दोबारा वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस में ये चीज रखें, ये आ जाएगा 21,881,550। ये आ गई जी आपकी
इसको भी आप बेशक टैक्सेबल इनकम ही लिखें। उसने कहा जिसका टैक्स भी कैलकुलेट करें। अब आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में क्या है, ये एओपी है। अब इसके हमने रेट्स देखने, ठीक है। वो रेट्स में क्या है, जब रेट्स देखेंगे, कहाँ है रेट्स हमारे पास, ये हमें एग्जाम में मिल जाएंगे टैक्स रेट्स। ये हैं जी हमारे नॉन सैलरी के रेट्स। तो कहाँ फॉल कर रहा है ये, यहाँ पे इस स्लैब पे 1.22 मिलियन प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। जी बेटा, ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो इनकम है ये सेपरेट ब्लॉक में है। जी बिल्कुल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा हुआ है। सेपरेट ब्लॉक से मुराद है, पूछे सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक ऐसी इनकम को कहते हैं जिसके अपने खुद से रेट हो, उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं, राइट। अच्छा जी, इसमें आप देखिएगा चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको ये बात बताई हुई है, और इसका रेट जो था मेरा ख्याल है वो 15% आपको वो भी मैंने बताया। अगर आप चैप्टर नंबर 9 देखें अपनी किताब का, तो उसके अंदर ये चीज मौजूद है। और इसके रेट्स भी मैंने आपको, डिविडेंड का रेट आपको बताया हुआ 15%। इसी तरह मैंने डेट का रेट जो है वो भी बताया हुआ है, वो भी कितना है, 15% है। ठीक है ना, मैं आपको आपकी किताब का पेज नंबर बता दूं ताकि आपको वो भी याद रहे। डिविडेंड और जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसका रेट भी 15% है, दोनों का 15% रेट है ये। अच्छा जी, आ जाएगा हमारे पास 1220000 प्लस पेज नंबर। आप कह रहे हैं पेज नंबर, सॉरी मैं पेज नंबर बताना भूल गया आपको। आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसके किस पेज पे ये लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जरा मुझे पेज देखने दें किताब का। ये पेज है बेटा 164। ये जो है ये 164 है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पेज 164 पे ये लिखा हुआ है जी। 35% of the amount 21,881,550 minus 6 million। ये कहां से मैंने लिखा, ये आपको एग्जाम में टैक्स रेट्स मिल जाएंगे। ये टैक्स रेट्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जनाब, 6778। ये 12 मिलियन है। वो कह रहे हैं 12 मिलियन कहां से आ गया, मैंने अभी रेट्स देखे हैं। 21,881,550 माइनस 6 मिलियन इंटू 0.35 प्लस 122, ये आ गया जी 6,778,543, ये आ गया। ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो है 400,000 इंटू 15%। ये आ जाएगा हमारा 400,000 इंटू 0.15, 60,000। रिक्वायरमेंट देखा ना, टैक्स पेबल भी मांगा, मेरा ख्याल है देखने एक दफा, टैक्स पेबल भी मांगा हुआ उसने। तो 6,000 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 60,000 प्लस 6,778,543। ये आ गया जी हमारे पास 6,838,543। और इसमें से आपने लेस किया, इसको कहेंगे टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से आप करेंगे लेस विद होल्डिंग टैक्स। देखिएगा विद होल्डिंग टैक्स कितना है, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। आपकी इनकम थी 4 लाख की, और इसके ऊपर कितना टैक्स काटा हुआ था उन्होंने, 10%। ठीक है ना, 4 लाख की इनकम के ऊपर कितना टैक्स कटा हुआ था,
10%, तो हम लिखेंगे 400,000, यानी बैंक ने टैक्स जो है ना वो सही नहीं काटा हुआ, 10% काटा हुआ है, तो आपका यहाँ से 40,000 माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे टैक्स पेएबल, माइनस कर देंगे इसमें से 40,000, तो 6798543। तो पार्ट 1 हमारा जी बेटा ये कंप्लीट हो गया। आपकी किताब में सॉल्यूशन जरा डिफरेंट है, तो देख लीजिएगा। सर ये जो मशीनरी पे टैक्स कटा है, इनकम टैक्स 110,000, वो नहीं लेस होना? भाईजान एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ। विथहोल्डिंग टैक्स ऑन इंपोर्ट 1110, थैंक यू वेरी मच। माइनस होगा, क्यों नहीं माइनस होगा मेरे लाल, ये माइनस, ये ले मैंने माइनस कर दिया। 6, थैंक यू वेरी मच, 6688543। ले खुश हैं आप? देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं टैक्स माइनस करूं ना करूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहूंगा इंशाल्लाह। तो आपने एहतियात करनी है जो कि आपने की है। लें जी, तो ये हमारा सवाल था। तो देखिए कितना एक जबरदस्त क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारी सारी चीजें जो है वो माइनस हो रही। ठीक है जी, चलें अब इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी तक ये वही क्वेश्चन है जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, टैक्सेशन ऑफ मिस्टर जी, टैक्सेशन ऑफ मिस्टर जी। मिस्टर जी की टैक्सेशन करने से पहले, चूंकि इसमें एओपी भी आ रही है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 के ऊपर डिविजिबल इनकम लेनी पड़ेगी। डिविजिबल इनकम, बेशक इसको W1 कर लें, वर्किंग 1 कर लें, W1 कर लें। डिविजिबल इनकम, डिविजिबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये बात याद रखें, क्या है? एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो हमारे पास कितनी इनकम थी इसकी एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम? ये वाली अमाउंट थी 2188। ये बात ध्यान में रखनी है। और इसका टैक्स क्या था? ये वाला 6778। ये हमने ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी डिविजिबल इनकम आ जाएगी। तो इन टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी आ गई हमारी 2188,155, और इसमें से लेस करेंगे टैक्स लाइबिलिटी, माइनस करनी है। टैक्सेबल, टैक्स पेएबल कहीं गलती से माइनस नहीं करना, और वो भी सेपरेट ब्लॉक उसमें शामिल ना हो। तो 6, आप कहेंगे कि सर अगर ये इसमें क्रेडिट हो तो क्रेडिट भी माइनस करने, अगर इस क्वेश्चन में टैक्स के क्रेडिट होते तो वो माइनस करने थे, यानी सेपरेट ब्लॉक के ऊपर वाला आंसर उठाना था। 6778543, तो मेरी डिविजिबल इनकम आ गई 15103,007। देखे मैं कितना चालाक हूँ, एकदम से मैंने सारी फौरन कैलकुलेशन कर ली बगैर कैलकुलेटर देखे हुए। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं साथ किताब देख रहा हूँ। चले जी, मैं उससे भी सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा टैली कर लेता हूँ, मैं चालाक आदमी हूँ। अब आ गया जी शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी, उसके लिए क्या तरीकेकार आपको बताया है कि आप सबसे पहले पार्टनर लिखेंगे। पार्टनर हमारे हैं एम, ए और जी। आपने एग्जाम में पहले पार्टनर लिख लिए, फिर इनका शेयर लिखना है यहाँ पर 1/3 1/3 1/3। फिर जो इनको ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स हुई हैं वो लिखनी है। सैलरी पेड वो कितनी थी? 1.5 लाख इंटू 12। हर पार्टनर को ये मिली है ना 1.5 लाख रुपए सैलरी।
देखें कितने तेज हैं, 1.5 लाख रुपया, तो 1.8 मिलियन, इसको भी 1.8 मिलियन, इसको भी मिल गया जी 1.8 मिलियन। तो यहाँ क्या कॉलम आएगा टोटल का, तो इंटू 3 या तो ये आ गया 5.4 मिलियन। अगर यहाँ बिजली का बिल होता सुई गैस का तो मैं उसको भी कर लेता, ठीक हो गया। चलें अब यहाँ लिखेंगे, अच्छा यहाँ आपने क्या करना है, जब सारे आप इनडिविजिबल एक्सपेंसेस जो पार्टनर को दिए थे कर लिए, फिर आपने ये जो अमाउंट यहाँ लिखनी है डिविजिबल इनकम, वो है 15,103,007, ठीक है जी। ये आपने यहाँ लिख दी, यहाँ रेफरेंस लिख देंगे कि ये अमाउंट कहाँ से आई, वर्किंग 1 से आ गई। अब इसमें से आप माइनस करेंगे 151,003,007, तो बैलेंस आपका अमाउंट आ गया 970,3,007, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। आप कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ 5 है तो अगर यहाँ हमारे पास 4 आ गया तो ये नेगेटिव में अमाउंट आ जाएगी, ये नेगेटिव में अमाउंट आ सकती है, पेपर में क्वेश्चन में आई भी हुई है। यानी ये जो अमाउंट ऑलरेडी मिली है जो डिविजिबल अमाउंट है उससे कम हो तो ये वाली अमाउंट आपकी नेगेटिव में भी आ सकती है। अब आपने क्या करना है, ये जो डिविजिबल अमाउंट आई है ये इन तमाम पार्टनर्स को इस रेशो पे डिवाइड, इनके अंदर डिवाइड करनी है, ठीक है। तो इसको हम 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3,2,3,4,336, तो 3,2,3,4,336, 3,2,3,4,336। क्योंकि हम कैलकुलेशन सिर्फ मिस्टर जी की कर रहे हैं तो आप चाहें तो सिर्फ एग्जाम में मिस्टर जी की ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5,034,335। ठीक है। अब मुझे ये वाली फिगर थी जो मुझे चाहिए थी, किसकी कैलकुलेशन के लिए, मिस्टर जी की कैलकुलेशन के लिए, शेयर फ्रॉम एओपी। अब इस अमाउंट के साथ होना क्या है, इसने इनकम में सिर्फ जाके ऐड हो जाना है। चलें अब मिस्टर जी की तरफ जाते हैं, उसका हमें डेटा चाहिए। ये जी मिस्टर जी का कहता है बिसाइड द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम मेज मिस्टर जी हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद एच, एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी है उसकी। अब मंथली सैलरी ऑफ दिस, अगर कुछ नहीं बताया तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। री इम्बर्समेंट ऑफ 350 फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर हिम एंड हिज डिपेंडेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद on 31st of March he purchased a car from HPL for 110, the market value of the car on this was this, तो जितनी सस्ती कोई चीज आपको एम्प्लॉयर से मिलती है वो उसकी सैलरी में क्या होती है, ऐड हो जाती है, टोटली टैक्सेबल होगी। ले जी इसमें कितनी अमाउंट थी, 1, 2 और 3, हम इन 3 अमाउंट्स को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब आते हैं हम एग्जाम में, ये वर्किंग आ गई, अब हम लिखेंगे एग्जाम में टैक्स कंप्यूटेशन। बेटा आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए या रीइंबर्स से मुराद ये है कि आपने कोई खर्चा किया और कंपनी ने आपको वापस कर दिए। अगर आपने कंपनी ने पेमेंट कर दी फिर भी वो एग्जेम्प्ट है, आपने खर्चा कर लिया कंपनी ने आपको, ये पूछ रहे हैं कि रीइंबर्समेंट से क्या मुराद है। मेडिकल फैसिलिटी, आप एक हॉस्पिटल में चले गए, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, कंपनी ने पेमेंट कर दी तो फिर भी ये एग्जेम्प्ट है। आपने खर्चा किया, आप कंपनी के पास चले गए और कंपनी ने आपको पैसे वापस कर दिए तो फिर भी ये एग्जेम्प्ट है। मेडिकल फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की शक्ल में मिल जाए, कंपनी आपको वो प्रोवाइड कर दे, या आप खुद जो है खर्चा करने के बाद कंपनी से पैसे वापस ले लें, वो हर सूरत में एग्जेम्प्ट होती है। रीइंबर्समेंट से ये मुराद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल
इनकम। ये एग्जामिनर ऐसे ना घुमाता फिराता रहता है अक्सर ही, उसको भाई एक्सपेंस देखना सिर्फ ये है, सैलरी मिली है टैक्सेबल है, बोनस मिला है टैक्सेबल है, उसको अपने कुक की सैलरी मिली है टैक्सेबल है, सैलरी मिल गई है या रीइंबर्स हो गई है, दोनों सूरतों में बात तो एक ही है। आप खर्चा करके उससे पैसे ले लें या कंपनी खुद पे कर दे, वो एक ही चीज होती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये आगे जी सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी। तो पहले आ गई जी इसकी बेसिक सैलरी, वो है जी 200,000 इंटू 2.4 मिलियन। मेडिकल फैसिलिटी 350,000 टोटली एग्जेम्प्ट। उसके बाद है कार, तो कितने की थी कार, 250 की मार्केट वैल्यू थी, माइनस 110,800, 139,200। तो ये सैलरी आ गई इसकी, तो 253,9,200। अब सोचें, क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, ज़कात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नहीं है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई मिस्टर जी की। लेकिन ये है एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी और वर्किंग टू का रेफरेंस देंगे हम, और ये जो अमाउंट है इसको हम इस पे लाके ऐड कर देंगे। सॉरी, गलत अमाउंट उठा गया, ये वाली, ये दिस वन, ये अमाउंट जो मिस्टर जी का शेयर है इसको हमने इसमें ऐड कर, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी 5,034,335। अब ये इनकम टैक्सेबल है और ये इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन हम इसको रेफरेंस के लिए ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 7,573,535। इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ये आपने लाजमी लिखना है कि ये वाली इंक्लूड है। अब आ जाए टैक्सेशन के ऊपर। अब देखिएगा, अब फॉर्मूला क्या है, सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 75, तो तकरीबन 33%। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो शेयर फ्रॉम एओपी होता है वो सैलरीड या नॉन सैलरीड के स्टेटस के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, लिहाजा हम इसमें अज्यूम करेंगे कि इसकी सैलरी ही 100% है, इसके अलावा इसकी कोई और इनकम नहीं है। तो लिहाजा टैक्सेशन में आपने क्या करना है, इसको सैलरीड लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एग्जाम में गलती नहीं करनी। दोबारा सुन लें, यहाँ पर जो सैलरी है इसको इस इनकम पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये शेयर फ्रॉम एओपी शामिल है, लिहाजा इसको इस पे डिवाइड नहीं करेंगे। इसको जो इनकम होती है एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी उस पे डिवाइड करेंगे। तो इसकी सैलरी भी यही है और टैक्सेबल इनकम भी यही है, तो अगर इसको करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100%। तो आंसर सैलरी का 75% से ज्यादा होना चाहिए, लिहाजा ये सैलरी केस है। तो अब हम इस इनकम पे टैक्स जो रेट्स लगाएंगे वो किसके लगाएंगे, सैलरीड के लगाएंगे। शाबाश, अच्छे बच्चे आप, समझ
आ रही है आपको सही। तो 7.5 कहाँ फॉल कर रहा है जी हमारा? 7.5 ये इस स्लैब में फॉल। तो क्या लिखा हुआ है? 670 प्लस 22% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ये बात जरा जहन में रखनी है आपने, और हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं। ले जी, हमारे पास आ गया जी 670,000 प्लस 22.5% of the amount 7,573,535 minus 5 मिलियन। ठीक है, ये आ गया। ये आंसर नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब शेयर फ्रॉम एओपी होगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा, जहन में रखना है। तो ये आ गया हमारे पास 1249,045। देखें जी, कैलकुलेटर के बगैर मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब असल टैक्स इस पे डिवाइड करना, या आ जाएगा 4907 इंटू 5। आसान तरीका, इस टैक्स में भी एओपी का टैक्स शामिल है और इनमें भी एओपी की इनकम शामिल है, और ये वाली जो टैक्सेबल अमाउंट है एओपी की इनकम शामिल नहीं में रखना। ये आपका टैक्स कितना आ जाएगा? 418,771। अब देखिएगा, आगे सोचना है, क्या ये फुल टाइम टीचर है? नहीं है। क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट है? नहीं है। डोनेशन क्वेश्चन में नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं है, राइट। कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं है, कोई एडवांस टैक्स नहीं है। तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन ये जी। अब ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका आप स्क्रीनशॉट जरा ले लें, इसको बाद में जूम कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये था जी हमारा मार्च 2019 का क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हमारा मार्च 2019 का क्वेश्चन था। इस ओके। ले जी, मुझे मैं इसको बंद करने लगा हूँ मीटिंग को, मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ ताकि फिर हम दोबारा आ सके, तो इसलिए आपने दोबारा इसको ज्वाइन करना।